हेलो स्टूडेंट्स, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउंस के प्रकार जो थे उनके बारे में पढ़ा और आज भी प्रोनाउंस के प्रकारों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 7 प्रकार के प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, हम जो पिछले वीडियो आए हैं उनमें। अब हम इस वीडियो में 2 प्रोनाउन जो बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक जो प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है कि यह पारस्परिकता को दर्शाता है। यह जो होता है प्रोनाउन, यह पारस्परिकता को दर्शाता है। इट इंडिकेट्स म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी का मतलब होता है पारस्परिकता। कि यह जो प्रोनाउन होता है यह पारस्परिकता को दर्शाता है। ये जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं ईच अदर, और दूसरा होता है वन अनदर। एक तो होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग फॉर टू, 2 के लिए किया जाता है, और वन अनदर का प्रयोग मोर देन 2। कि ईच अदर का प्रयोग जो है कि 2 के लिए किया जाता है। जो ईच अदर का प्रयोग सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है, और वन अनदर का प्रयोग जो है वो मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है। अब 2 व्यक्तियों में यदि पारस्परिकता दर्शानी हो, म्यूचुअलिटी दर्शानी हो, तो उसके लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और 2 से अधिक में यदि म्यूचुअलिटी प्रदर्शित करनी हो तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। अब वाक्य में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे जॉन एंड डेविड लाइक। अब जॉन और डेविड यहां पर 2 व्यक्ति हैं। इन दोनों में अगर म्यूचुअलिटी प्रदर्शित करनी है कि दोनों में पारस्परिकता दर्शानी है, पारस्परिकता का बोध कराना है, तो फॉर टू, 2 के लिए किसका प्रयोग करना है? ईच अदर। जॉन, डेविड एंड टॉम लाइक। यहां पर जॉन और डेविड में पारस्परिकता दर्शानी थी, यानी फॉर टू, 2 व्यक्तियों के लिए, तो 2 व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है। जबकि यहां पर जॉन, डेविड एंड टॉम, यहां पर 3 व्यक्ति हैं, अर्थात मोर देन 2, तो मोर देन 2 के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। वन अनदर। और ये एक दूसरे में पारस्परिकता का बोध कराते हैं, अर्थात जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है उसका काम ही पारस्परिकता को इंगित करना होता है। यह पारस्परिकता को इंगित करता है कि 2 व्यक्तियों में यदि पारस्परिकता है तो उसके लिए ईच अदर का प्रयोग होता है, और मोर देन 2 के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। इस तरीके से इन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम आगे रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। द प्रोनाउन which refers to its antecedent is relative pronoun। सबसे पहले कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, कि द प्रोनाउन विच रेफर्स टू इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? पूर्ववर्ती शब्द, इसको कहा क्या जाता है? पूर्ववर्ती शब्द, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट होता क्या है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है कि द वर्ड जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट होता क्या है? द वर्ड जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। The pronoun which refers to its antecedent is relative pronoun, कि वह सर्वनाम जो अपने पूर्ववर्ती शब्द से संबंध बताता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती शब्द होता है। द वर्ड जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन, कि वह शब्द जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले होता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे द बॉय who is there is my cousin। यहां पर who किसको रेफर कर रहा है? the boy who is there, कि वह लड़का जो वहां है, is my cousin, कि इस कजन का इस लड़के से संबंध बता रहा है। वो कौन बता रहा है? हु, कि हु, और हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और इससे जो पहले शब्द आया है उसे कहा जाता है एंटीसीडेंट। अर्थात जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने पूर्ववर्ती शब्द का से संबंध बताता है, पूर्ववर्ती शब्द से संबंध बताता है। कि द बॉय हु इज देयर, कि द बॉय इज देयर, ही इज माई कजन, ही इज माई कजन, कि वह लड़का जो वहां पर है वो मेरा कजन है, मेरा चचेरा भाई है, चचेरी बहन है, चचेरा भाई है, सॉरी। तो इसका काम जो होता है कि अपने पूर्ववर्ती शब्द के द्वारा संबंध बताना, ये अपने पूर्ववर्ती शब्द से संबंध बताता है, इसे ही रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए कि इन सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका प्रयोग होता कैसे है। पर्सन्स एंड थिंग्स और एनिमल्स, कि थिंग्स और एनिमल्स के लिए कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस में पर्सन्स के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस,
ऑब्जेक्टिव केस के लिए whom का प्रयोग किया जाता है और पॉजेसिव केस के लिए whose का प्रयोग किया जाता है। अब जो थिंग्स और एनिमल्स हैं उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है कि सब्जेक्टिव केस के लिए which का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस के लिए which का प्रयोग किया जाता है और पॉजेसिव केस जो होता है उसके लिए whose और which of का प्रयोग किया जाता है। whose और which of which का प्रयोग किया जाता है, of which कि सब्जेक्टिव केस में पर्सन्स के लिए हु आता है जबकि थिंग्स और एनिमल्स के लिए विच आता है। ऑब्जेक्टिव केस में हुम आता है पर्सन्स के लिए और एनिमल्स और थिंग्स के लिए विच आता है। पॉजेसिव केस में पर्सन्स के लिए हुज आता है और एनिमल्स और थिंग्स के लिए हुज और ऑफ विच का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम हु के प्रयोग की तरफ कि हु का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। हु का मतलब होता है कौन, जो। अब ये कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सबसे पहले इट फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट कि यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स, यानी कि यह एक तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। इट फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट और इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स कि इसका प्रयोग केवल पर्सन्स के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर लेते हैं सबसे पहले कि एंटीसीडेंट जो पर्सन इंडिकेटिंग होना चाहिए, पर्सन इंडिकेटिंग एंटीसीडेंट होना चाहिए। फिर प्लस हु प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसके प्रयोग का कि जहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करते हैं उसके पहले पर्सन इंडिकेटिंग एंटीसीडेंट होना चाहिए और उसके रिलेटिव प्रोनाउन हु के ठीक बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। जैसे the boy who gave me a book is mine. The boy who gave me a book is mine. कि the boy यहां पर पर्सन इंडिकेटिंग एंटीसीडेंट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके ठीक बाद में वर्ब का प्रयोग हुआ है। यानी कि पर्सन इंडिकेटिंग एंटीसीडेंट होना चाहिए, उसके बाद में वर्ब का रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया जाता है और उसके ठीक बाद में गेव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। इस तरीके से हु का प्रयोग किया जाता है कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, यह सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है। इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है और जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसके पहले पर्सन इंडिकेटिंग एंटीसीडेंट होना चाहिए और उसके बाद में वर्ब होनी चाहिए।
आगे चलते हैं। whom, it functions as an object, कि यह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स, इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर, कि सबसे पहली बात तो कि यह ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है और केवल व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, तो एंटीसीडेंट, फिर whom, फिर सब्जेक्ट। कि एंटीसीडेंट जो होता है, एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन whom, कि whom के पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए जो पर्सन इंडिकेटिंग होना चाहिए। पर्सन इंडिकेटिंग एंटीसीडेंट, उसके बाद में whom, और whom के ठीक बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए। who के प्रयोग में who के बाद में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन whom के प्रयोग में whom के ठीक बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए। द बॉय, एग्जाम्पल लेते हैं। द बॉय whom you gave a book is my cousin. The boy whom you gave a book is my cousin, कि लड़का जिसको तुमने पुस्तक दी मेरा कजन है, मेरा चचेरा भाई है। यहां पर बॉय पर्सन इंडिकेटिंग एंटीसीडेंट है, whom ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, you यहां पर सब्जेक्ट, कि द बॉय whom you gave a book is my cousin, यहां पर whom का प्रयोग हो रहा है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। whom रिलेटिव प्रोनाउन है जो लड़के का कजन से संबंध बता रहा है। इस तरीके से whom का प्रयोग किया जाता है कि सबसे पहले पर्सन इंडिकेटिंग जो एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती शब्द है, वो होना चाहिए, और उसके बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद में यू हो, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग किया जाता है। कि हम इसी तरीके से देख सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, कि यदि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन की जगह के बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो तो वहाँ पर who का प्रयोग किया जाता है, और पर्सन इंडिकेटिंग एंटीसीडेंट हो और रिलेटिव प्रोनाउन की जगह के बाद में सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर whom का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से whom का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं which में। which it functions subject and an object, कि यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य किया करता है।
यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर थिंग्स और एंड एनिमल्स। इसका प्रयोग वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है कि यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का फंक्शन करता है और वस्तुओं और जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटीसीडेंट जो होता है वो थिंग और एनिमल इंडिकेटिंग होना चाहिए। फिर विच के बाद में यहां पर वर्ब भी हो सकती है और सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये विच है और विच का एंटीसीडेंट थिंग और एनिमल होता है। यदि थिंग और एनिमल हो तो विच के बाद में वर्ब भी हो सकती है और सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। द बुक थिंग इंडिकेटिंग एंटीसीडेंट है, विच के बाद में वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। द बुक थिंग इंडिकेटिंग है, विच के बाद में वर्ब का प्रयोग हुआ है। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, द बुक विच यू gave me is mine। यहां पर विच के बाद में एंटीसीडेंट जो है वो थिंग इंडिकेटिंग है और विच के पहले और विच के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, अर्थात विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। एंटीसीडेंट थिंग इंडिकेटिंग होता है और विच के बाद में वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से विच का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हुज। It is used for persons, things and animals। इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए, सबके लिए किया जा सकता है। It indicates possessive case। इसका प्रयोग पॉजेसिव केस, यह पॉजेसिव केस को इंगित करता है। इसका प्रयोग पॉजेसिव केस को इंगित करने के लिए किया जाता है, अर्थात यह अपना अधिकार बताता है। इसका प्रयोग अधिकार बताने के लिए किया जाता है, पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग, हुज का प्रयोग तीनों के लिए, व्यक्तियों के लिए, जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। जैसे देयर इज ए कार हुज कलर
इज रेड। यहां पर कार, ये थिंग इंडिकेटिंग है, हुज रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग इस थिंग को इंडिकेट करने के लिए किया गया है। और यहां पर जो कार है, रिलेटिव प्रोनाउन हुज उसका पोजीशन बता रहा है कि उसका रंग कैसा है, उसका रंग लाल है। इस तरीके से हुज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि द गर्ल हुज ब्रदर इज डॉक्टर इज एब्सेंट। यहां पर कि गर्ल हुज ब्रदर, यहां पर गर्ल और ब्रदर दोनों का संबंध बता रहा है हुज रिलेटिव प्रोनाउन, कि गर्ल यहां पर पर्सन इंडिकेटिंग एंटीसीडेंट है और इससे ब्रदर का जो संबंध है हुज के द्वारा बताया जा रहा है। अर्थात कि जो हुज है उसका प्रयोग तीनों के लिए किया जा सकता है, व्यक्तियों के लिए भी, थिंग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। कि एंटीसीडेंट थिंग इंडिकेटिंग हो, पर्सन इंडिकेटिंग हो, एनिमल इंडिकेटिंग हो, तो वहां पर पोजीशन के लिए अधिकार बताने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है और इस तरीके से हुज का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं दैट। दैट, अब दैट का प्रयोग, कि दैट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कि दैट इज यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स, दैट इज यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स, थिंग्स एंड एनिमल्स। कि दैट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए और एनिमल्स के लिए, तीनों के लिए किया जाता है। बट इन फॉलोइंग सिचुएशंस, बट इन फॉलोइंग सिचुएशंस, कि दैट का प्रयोग किन किन सिचुएशंस में, किन किन परिस्थितियों में इन तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं पहला नियम, when there is a superlative degree in the sentence, when there is a superlative degree in the sentence, पहली सिचुएशन है कि जब वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री हो, कि जब वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहां पर दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टॉलेस्ट बॉय that comes here Delhi is my cousin। यहां पर देखिए कि टॉलेस्ट बॉय में टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, कि जहां पर सुपरलेटिव डिग्री हो वाक्य में वहां पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला नियम अपना सिद्ध होता है कि when there is a superlative degree in the sentence, कि जब वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहां पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं दूसरा नियम,
when preposition at the end of the sentence, कि वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन हो, वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है। कि दिस इज द गर्ल, जैसे दिस इज द गर्ल दैट आई स्पॉक टू यू ऑफ। यहां वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया है। अर्थात यदि वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द स्टूल that he sits on। यहां पर वाक्य के अंत में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इसलिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। अर्थात वाक्य के अंत में अगर प्रीपोजिशन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। व्हेन प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देन वी यूज दैट रिलेटिव प्रोनाउन, कि तब हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं यदि वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन आती है। अब अगर प्रीपोजिशन के बाद में हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए इसका एक्सेप्शन आता है एक, नॉट आफ्टर, सॉरी, just after the preposition we use whom or which। कि प्रीपोजिशन के ठीक बाद में यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो वहां पर whom और which का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द स्टूल, दिस इज द ऑन, यहां पर which का प्रयोग होगा, on which she sits। यहां पर देखिए कि अगर प्रीपोजिशन के ठीक बाद में यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो वहां पर विच का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में, रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट आफ्टर ए प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन के ठीक बाद में विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, whom और विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। This is the girl of whom I spoke to you। I spoke to you, यानी प्रीपोजिशन के ठीक बाद में whom और which का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रीपोजिशन के ठीक बाद में ब्लैंक स्पेस और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो whom और which का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे का रूल, when there is all same nothing
little, when there is all, same, nothing, little, only. In the sentence, कि जब वाक्य में ऑल, सैम, नथिंग, लिटिल और ओनली हो, ऑल, सैम, नथिंग, लिटिल, ओनली हो, तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। कि यदि वाक्य में ऑल, सैम, नथिंग, लिटिल ये हो तो वाक्य में हम दैट का प्रयोग ही करेंगे। कि ऑल that is not all that is not glitter, sorry, all that is not glitter is gold. All that is not glitter is गोल्ड। यहां पर देखिए कि वाक्य में ऑल का प्रयोग हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। कि जहां पर ऑल, सेम, नथिंग इनका प्रयोग होता है वहां पर दैट का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द ओनली बॉय दैट हेल्प्स मी। यहां पर वाक्य में ओनली का प्रयोग हुआ है और ओनली का प्रयोग हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया है। कि यदि वाक्य में ओनली, सैम, नथिंग, लिटिल, ओनली इनका प्रयोग हो तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक दैट give me a lot of interest। यहां पर देखिए कि वाक्य में सेम का प्रयोग हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। कि हम पढ़ रहे हैं कि दैट का प्रयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, तो जहां पर ऑल, सेम, नथिंग, लिटिल और ओनली का प्रयोग वाक्य में हो वहां पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो है व्हाट। इट डज नॉट हैव इट्स एंटीसीडेंट। इट डज नॉट हैव इट्स एंटीसीडेंट। कि इसका कोई अपना एंटीसीडेंट नहीं होता है और जहां पर कोई एंटीसीडेंट नहीं हो वहां पर व्हाट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेज इज नॉट ट्रू। यहां पर देखिए कोई एंटीसीडेंट नहीं है तो यहां पर व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। कि जहां पर कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है वहां पर व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट दे से
ट्रबल हिम, अर्थात जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है वहां पर व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। फिर भी हालांकि इसमें थोड़ी गति थी ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अपने अगले वीडियो में उस आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।